उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सोने यानी गोल्ड का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। सोने के जेवरात और बर्तन तो आम इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ लोग सोने से बने कपड़े भी ज़ेबे तन करते हैं और बाज़ अफराद तो इस जनून में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सोने के वर्क चढ़ी गाड़ियां और जहाज भी खरीद लेते हैं। कदीम ज़माने से ही दुनिया में कीमती चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत सोने को हासिल रही है और ये रुझान आज भी जूं का तूं मौजूद है। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े ममालिक भी अपनी दौलत को महफूज बनाने के लिए सोना स्टॉक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना ज़मीन के अंदर कैसे बनता है और इसको निकाला कैसे जाता है? पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात से सोना निकाला जाता है और पूरी दुनिया में इस वक्त कुल कितना सोना मौजूद है? इन तमाम सवालात का जवाब तफसील से जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस कीमती मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पहला और इंतहाई अहम सवाल यह है कि सबसे पहले जमीन के अंदर सोना कैसे बना। साइंस इस बारे में कहती है कि आज से कई बिलियन साल पहले जब हमारी जमीन तख्लीकी मराहिल से गुजर रही थी तो इस सियारे पर शहाबे साकिब और पत्थरों की बारिश की वजह से एक धात वजूद में आई जिसे सोने का नाम दिया गया। पत्थरों की यह बारिश तकरीबन 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा जमीन के मरकज में धंस गया, जिससे जमीन का कोर बना और बहुत सी धातें वजूद में आने लगी। दूसरे सियारों से आने वाली ये धातें इंतहाई कीमती थीं, जिनमें सोना और प्लाटिनियम भी था, जिनका कुल वजन अरबों टन था। क्योंकि ये तमाम धातें जमीन के कोर के अंदर पड़ी हुई थीं, इसलिए ये खजाना करोड़ों सालों तक इंसान की दस्तरस से बाहर रहा। लेकिन गुज़श्ता 4 सदियों से इन कीमती धातों और खास तौर पर सोने को निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। जमीन में सोने की तलाश भी इंतहाई दिलचस्प मरहला है। जमीन में सोने की तलाश तेल और गैस के ज़खायर मालूम करने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की खसूसियात को रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से मालूम होता है कि इस जमीन में कौन कौन सी धातें मौजूद हो सकती हैं। इस काम के बाद जमीन के अंदर ड्रिल करके इसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर टेस्ट की जाती है, जिससे हतमी मालूमात हासिल हो जाती हैं कि मतलूबा जमीन में कौन सी धात कितनी मिकदार में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा जेरे जमीन सोना, सिल्वर और कॉपर के ज़खायर तलाश करने के लिए VLF टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए जेरे जमीन लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धात से टकराती हैं तो एक मखसूस किस्म की गूंज पैदा होती है। इसी अमल से माहिरीन अंदाजा लगाते हैं कि जमीन के अंदर कोई धात मौजूद भी है या नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी के जरिए सोने की तलाश में निकल खड़ा हो, बल्कि ये काम हुकूमत वक्त की इजाजत से ही होता है और पाकिस्तान में ये काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही कर सकती है, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से का सर्वे कर लिया है और बहुत सी धातें तलाश की हैं। जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि इस जगह जेरे जमीन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, तो फिर उस सोने को जमीन के अंदर से निकालने का लाए अमल तरतीब दिया जाता है। जेरे जमीन सोने को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। अगर आपके जहन में यह बात आ रही है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल सोना निकालने के लिए जमीन को 300 से 500 मीटर की गहराई तक खोदना पड़ता है। इसके बाद इस गहराई से बड़े पत्थरों को निकाला जाता है। इसकी वजह यह है कि सोना किसी भी जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। इन पत्थरों को बाहर निकालने के बाद इन्हें मशीन में डालकर बारीक रेत की शक्ल में पीसा जाता है और इस काम को करने के लिए कई घंटे और हैवी मशीनरी दरकार होती है। दोस्तों, फिर इन पत्थरों से सोने के ज़रात को अलग करने की बारी आती है। इस काम के लिए एक खास किस्म का वाइब्रेटिंग टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर कंबल नुमा एक कपड़ा बिछा होता है। इस कपड़े को गीला किया जाता है, फिर रेत की तरह पीसे गए इन पत्थरों को इस कंबल नुमा कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले ज़रात इस कंबल नुमा कपड़े पर से गुजरते हैं तो सोने के नन्हे ज़रात उस कपड़े पर चिपक जाते हैं और बाकी का पत्थर पानी के प्रेशर से बाहर निकल जाता है। इस अमल को कई कई मरतबा दोहराया जाता है, यहां तक कि सोना और पत्थर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। सोना हासिल करने का अगला अमल उस कंबल को धोना होता है। पानी में कंबल को धोने से सोने के ज़रात अलहदा हो जाते हैं और इसके बाद इन ज़रात को पिघलाकर बिस्किट्स और दीगर शक्लों में ढालकर महफूज कर लिया जाता है।
کیا آپ کے علم میں ہے کہ سونے کے بسکٹ کے علاوہ سونے کے زیورات جو آپ خریدتے ہیں ان میں آپ کو خالص سونا نہیں ملتا؟ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خالص سونے سے کوئی بھی چیز بنانا انتہائی کٹھن ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی دوسری دھات کی آمیزش کی جاتی ہے تاکہ اس کو زیور کی شکل میں یا کسی بھی ساخت میں ڈھالا جا سکے۔ را گولڈ سے جیولری بنانے کے لیے گولڈ بسکٹ یا کوئی بھی پرانی جیولری کو ایک بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ اس بھٹی کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھوس سونا چند منٹ کے اندر پگھل کر پانی ہو جاتا ہے، اور پھر اس پگھلے ہوئے سونے کو مختلف سانچوں میں ڈھال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ساخت میں ڈھل جائے۔ گولڈ میکنگ پروسیس دیکھنے اور سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، مگر ہے بہت مشکل۔ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سونے سے بنی ان را چیزوں پر پالش کی رگڑائی اور ڈیزائن کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ سونے کی انگوٹھی ہو یا خوبصورت کنگن، ان کے ڈیزائن اور ان کی پالش مشین کے ذریعے اور ہاتھ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ مشین کے ذریعے پروسیس کافی تیز تر ہوتا ہے اور اس میں سونے کا ضیاع بھی کم سے کم تر ہوتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر سونا اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں یہ اصول کار فرما ہے کہ جو بھی دھات جتنی مشکل سے اور جتنی کم مقدار میں دستیاب ہوگی وہ اتنے ہی مہنگے داموں فروخت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں سونے کے ذخائر موجود ہیں وہاں سے سونا نکلتا ہے تو ان ممالک میں سونے کی قیمت دوسرے ممالک کی نسبت قدرے کم ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سونا کن علاقوں میں بکثرت موجود ہے؟ پاکستان میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر صوبہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، جہاں 2 بڑی کانیں موجود ہیں، جن میں سے ایک ریکوڈک جبکہ دوسری سینڈیک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکوڈک کان میں اتنا سونا موجود ہے کہ ہم آسانی سے 56 ٹن سونا روزانہ کی بنیاد پر بھی نکال سکتے ہیں، مگر ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اسی وجہ سے بلوچستان سے سونا نکالنے کا پروسیس ابھی تاخیر کا شکار ہے، اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے کہ قرض اتارنا تو ایک طرف، پاکستان دوسرے ممالک کو قرض دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ فی الحال پاکستان سونا امپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر کم ہیں اور یہاں پر سونے کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جس کے پاس سونے کا سٹاک سب سے زیادہ ہے۔ امریکن سینٹرل بینک میں سونے کا سٹاک تقریباً 8000 ٹن ہے، جو کہ دوسرے نمبر پر آنے والے ملک جرمنی سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی سونے کی اہمیت سمجھ لی ہے، چنانچہ چائنا کے سینٹرل بینک نے بھی 2000 ٹن تک سونا سٹاک کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین امریکہ کو ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔